हमारा ब्रह्मांड एक अनंत और रहस्यमय जगह, जहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं हैं जो सदियों से हमें अपनी ओर खींच रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, इसका निर्माण कैसे हुआ था? अगर नहीं तो चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठा ही दिया जाए। हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में वैज्ञानिकों के पास सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। और इस बिग बैंग थ्योरी का पता वैज्ञानिकों को अचानक नहीं लगी, बल्कि ये एक लंबे समय से चल रहे खोज का नतीजा है। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म और गर्म घना बिंदु था, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया था। इसमें समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा सब कुछ समाहित था। अचानक एक क्षण में इस बिंदु ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया। यही घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग नाम से लगता है कि यह एक धमाका था, लेकिन यह असल में स्पेस का फैलाव था, न कि हवा में कोई विस्फोट। बिग बैंग के पहले सेकंड में ही अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बुनियादी कण बने। तापमान कुछ ही सेकंड में ठंडा होने लगा, जिससे ये कण आपस में जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बनने लगे। करीब 30 करोड़ साल बाद गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को खींचकर पहले तारे बनाए। ये तारे समूह बनाकर पहली आकाशगंगाओं में इकट्ठा हुए। तारों में होने वाले नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन ने भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा बनाए, जो बाद में ग्रहों और जीवन के लिए जरूरी बने। और आज भी ये ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले यह विचार दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और यह कभी एक छोटे बिंदु से शुरू हुआ था। उस समय ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है और न फैलता है न सिकुड़ता है। लेकिन 1929 में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है, और जितनी दूर आकाशगंगा है उतनी तेजी से दूर जा रही है, जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अगर समय को उल्टा चलाएं तो हम यह पाएंगे कि यह सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 1940 से 1950 तक लगातार हुई गणना के आधार पर यह सिद्धांत पेश किया कि अगर ब्रह्मांड एक गर्म घने बिंदु से फैला है, तो इसका गर्मी का निशान यानी हीट सिग्नेचर आज भी कहीं न कहीं मौजूद होना चाहिए। इस अवशेष को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB कहते हैं। उसके बाद 1965 में एक और रिसर्च सामने आई, जिसमें अमेरिकी इंजीनियर आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन रेडियो एंटेना से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर दिशा से एक अजीब शोर यानी सिग्नल मिल रहा था। बाद में पता चला कि यह वही CMB रेडिएशन है जो बिग बैंग का अवशेष है। इस खोज ने बिग बैंग थ्योरी को और मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया, और इसके लिए पेंजियास और विल्सन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिर आया 1990 का समय, जिसमें कोबे, WMAP और प्लानट जैसे सैटेलाइट मिशनों ने CMB को बहुत सटीकता से मापा, और इन मापों से पता चला कि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है, और शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण कैसा था, और हबल कांस्टेंट यानी फैलाव की गति कितनी थी। और आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह फैलाव तेजी से हो रहा है, जिसका कारण डार्क एनर्जी है। अगर आपको नहीं पता कि डार्क एनर्जी क्या होता है, तो एक नज़र इस पर भी मार लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीज़ों में से एक है, और सच कहूँ तो वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। 1990 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने दूर की सुपरनोवा विस्फोट को देखकर मापा कि ब्रह्मांड कितनी तेज़ी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि गुरुत्वाकर्षण समय के साथ फैलाव की गति को कम कर रहा होगा, क्योंकि जब अंतरिक्ष में हर तारा एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के इस फैलाव को रोकेगा या कम करेगा। लेकिन चौंकाने वाला सच सामने आया कि फैलाव की गति कम नहीं हो रही थी, बल्कि और तेज हो रही थी। तो इसका साफ मतलब था कि कोई अदृश्य ताकत है जो ब्रह्मांड को धक्का देकर फैलने पर मजबूर कर रही है, और वैज्ञानिकों ने इसे ही नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी सीधे दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह न तो प्रकाश रिफ्लेक्ट करती है और न अपनी ओर खींचती है। इसका असर सिर्फ ब्रह्मांड के विस्तार की गति पर देखा जा सकता है। यह ऐसे है जैसे आप हवा को नहीं देख सकते, लेकिन उसके झोंकों से पत्तों की सरसराहट देख सकते हैं। अनुमान है कि
पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, बाकी 27% डार्क मैटर और सिर्फ 5% साधारण पदार्थ। आइए जान लेते हैं कि डार्क मैटर क्या होता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड की एक और रहस्यमय चीज़ है जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, न सीधी मापी जा सकती है, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व बहुत मजबूत सबूतों से साबित होता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाशगंगाओं में तारे बहुत तेज गति से घूमते हैं। अगर सिर्फ दिखाई देने वाला पदार्थ यानी तारे, गैस, धूल होता तो गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं होता कि तारे अपनी जगह टिके रहें, वे अंतरिक्ष में उड़ जाते। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कुछ अदृश्य पदार्थ मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण सबको पकड़े हुए है। यही है डार्क मैटर। डार्क मैटर भले ही गुरुत्वाकर्षण से सबको पकड़े हुए है, लेकिन ये ब्रह्मांड के फैलाव को नहीं रोक सकता और भविष्य में या तो ब्रह्मांड अनंत तक फैलता रहेगा या फिर किसी दिन बिग क्रंच जैसी घटना में सिकुड़ सकता है, जिस पर अभी शोध जारी है। ये तो थी हमारे ब्रह्मांड के निर्माण और विस्तार की बातें, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, क्या है ब्लैक होल, और सबसे जरूरी कि हमारी सौरमंडल और हमारे अपने ग्रह यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए पहले ये जान लें कि आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ। आकाशगंगाओं का निर्माण ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की एक लंबी और रोमांचक कहानी है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड गर्म, घना और ऊर्जा से भरा था। कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बनने लगे, लेकिन उस समय ब्रह्मांड पूरी तरह समान नहीं था। कहीं कहीं गैस थोड़ी ज़्यादा, कहीं थोड़ी कम थी। जहाँ गैस और पदार्थ थोड़े ज़्यादा थे, वहाँ गुरुत्वाकर्षण ने बाकी पदार्थों को खींचना शुरू किया। यह घनी जगह समय के साथ और ज़्यादा घनी होती गई। यही बीज थे जिससे आगे चलकर आकाशगंगाएं बनी। डार्क मैटर ने यहाँ मुख्य आर्किटेक्ट का काम किया। इसका गुरुत्वाकर्षण गैस को खींचकर विशाल होलो बनाने लगा। साधारण गैस इन होलों में गिरकर गर्म हुई, फिर ठंडी होकर तारे बनने लगी। गैस के बादलों में पहले तारे जले। ये बहुत बड़े और चमकीले थे, लेकिन जल्दी खत्म हो गए। इन शुरुआती तारों के समूहों ने प्रोटो गैलेक्सी बनाई, यानी आकाशगंगाओं का शुरुआती रूप। सुपरनोवा विस्फोटों ने भारी तत्व बनाए और उन्हें अंतरिक्ष में फैलाया। गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटी छोटी आकाशगंगाएं आपस में टकराकर बड़ी आकाशगंगाएं बनी। आज की विशाल आकाशगंगाएं जैसी हमारी मिल्की वे असल में कई छोटी आकाशगंगाओं के जुड़ने का नतीजा है। समय के साथ गैस, डार्क मैटर और टकराव के हिसाब से आकाशगंगाएं अलग अलग आकार की बन गई, जैसे घुमावदार, अंडाकार और अनियमित। नए तारे और गैस के बादल मिलकर नई आकाशगंगा प्रणालियाँ बना रहे थे और आकाशगंगाएं अब भी टकराती और जुड़ती रहती है। जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 4 अरब साल बाद आपस में टकराएंगी। थोड़ी देर पहले ही हमने प्रोटो गैलेक्सी और सुपरनोवा विस्फोट के बारे में बात किया था, तो आइए जान लेते हैं कि प्रोटो गैलेक्सी और सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटो गैलेक्सी के बारे में कि प्रोटो गैलेक्सी क्या होता है। प्रोटो गैलेक्सी को हमें ऐसे समझना होगा जैसे आकाशगंगा का बचपन। यह वह शुरुआती संरचना है जो बिग बैंग के कुछ 20 से 30 करोड़ साल बाद बनने लगी और बाद में विकसित होकर आज की पूरी आकाशगंगा बनी। प्रोटो गैलेक्सी आकाशगंगा बनने की शुरुआती अवस्था थी। इसमें गैस, धूल और डार्क मैटर का एक घना क्षेत्र होता है, जिसमें पहले तारे बनने शुरू हो जाते हैं। यह पूरी तरह से स्थिर या गोल आकार में नहीं होती, बस एक ढीला ढाला छोटा सा तारों का झुंड होता है। प्रोटो गैलेक्सी बिग बैंग के लगभग 30-40 करोड़ साल बाद बनी। उस समय ब्रह्मांड में गैस और डार्क मैटर के घने बादल थे जो गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगे। इनमें बहुत विशाल और गर्म तारे होते थे जो आज के तारों से कई गुना बड़े थे। ये तारे जल्दी जल्दी जलते और फटते थे, जिससे भारी तत्व कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा बनते थे। गैस अभी भी चारों ओर बिखरी होती थी, जिससे नए तारे बनते रहते थे। कई प्रोटो गैलेक्सियाँ आपस में टकराकर और जुड़कर बड़ी गैलेक्सियों का निर्माण करती थी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी अरबों साल पहले कई प्रोटो गैलेक्सियों के मिलने से बनी।
आइए अब बात कर लेते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। सुपरनोवा विस्फोट एक तारे का जिंदगी का आखिरी और धमाकेदार पल होता है, और ये धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ सेकंड में जितनी ऊर्जा निकलती है उतनी ऊर्जा हमारा सूरज अपनी पूरी उम्र यानी 10 अरब साल में भी नहीं दे पाता। सुपरनोवा तब होता है जब बहुत बड़ा तारा, कम से कम सूरज से 8 गुना भारी तारा, अपने ईंधन यानी हाइड्रोजन और हीलियम को जला चुका होता है। ईंधन खत्म होने के बाद गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर दबाता है, जिससे तारे का कोर अचानक धंस जाता है और बाहरी परतें जोरदार धमाके से बाहर फट जाती है। सुपरनोवा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें है टाइप 1 सुपरनोवा। यह तब होता है जब एक सफ़ेद बौना तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ अपने साथी तारे से पदार्थ खींचकर बहुत भारी हो जाता है। जब इसका द्रव्यमान सीमा पार करता है तो यह धमाके से फट जाता है। और अगला है टाइप 2 सुपरनोवा। टाइप 2 सुपरनोवा विशाल तारों में होता है, जब उनका नाभिकीय ईंधन खत्म हो जाता है और कोर ढह जाता है। यह ज़्यादा चमकदार और नाटकीय होता है। यह नाटकीय से मतलब है इतना बड़ा और अचानक बदलाव की देखने वाला दंग रह जाए, चाहे वो इंसान हो या खगोल दूरबीन। सुपरनोवा ब्रह्मांड के कारखाने हैं। ये कार्बन, ऑक्सीजन, सोना, लोहा जैसे भारी तत्व बनाते हैं। ये तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और नए तारे, ग्रह और अंत में हम जैसे जीवों का हिस्सा बनते हैं। हमारी पृथ्वी का लोहा और हमारे खून का लोहे का परमाणु किसी पुराने सुपरनोवा से आया है। एक सुपरनोवा कुछ हफ्तों तक पूरी आकाशगंगा से ज़्यादा चमकीला हो सकता है। अगर पास में हो तो दिन के समय भी दिखाई दे सकता है, जैसे 1054 ईस्वी का सुपरनोवा जिसे चीन के खगोलविदों ने दर्ज किया था। और ऐसे बड़े तारे के फटने के बाद उसका कोर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसमें गैलेक्सी कैसे बनी। हमने ये भी जाना कि क्या होता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। उसके बाद हमने जाना कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, कैसे होता है, और बड़े तारे के फटने के बाद उसका कोर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे कि क्या होता है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो सबसे पहले शुरू करेंगे न्यूट्रॉन स्टार से। न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसा खगोल पिंड है जो विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ कोर होता है। ये ब्रह्मांड की सबसे घनी और अजीब चीज़ों में से एक है। जब एक बहुत बड़ा, कम से कम सूरज से 8 गुना भारी तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है और उसका कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से सिकुड़ जाता है, तब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। इन विस्फोटों में बाहर की परतें सुपरनोवा में उड़ जाती है और अंदर बचा हुआ कोर पूरी तरह न्यूट्रॉनों से भरा हुआ पिंड बन जाता है। यही न्यूट्रॉन स्टार है। इसका आकार लगभग 20 से 25 किलोमीटर व्यास में होता है, एक छोटे शहर जितना, और द्रव्यमान सूरज से भी ज़्यादा। इसका मतलब सूरज का द्रव्यमान एक शहर के आकार में दबा दिया जाए तो ये भी एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। और इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ करीब 1 अरब टन वजन के बराबर हो सकता है। वही बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो इसके सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 20 करोड़ गुना ज़्यादा होता है। यानी 20 करोड़ पृथ्वी मिलकर जितना गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करेंगी उतना एक अकेले न्यूट्रॉन स्टार में होता है। ये बहुत तेज घूम सकते हैं, कुछ तो प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हैं। इनमें से कुछ रेडियो तरंगे भेजते हैं जिन्हें पल्सर कहते हैं। ये इतना घना होता है कि अंदर के न्यूट्रॉनों का पदार्थ न्यूक्लियर मैटर कहलाता है, जो परमाणु के नाभिक जैसा होता है। तो क्या हम इसे ब्लैक होल का शुरुआती दौर कह सकते हैं? जी नहीं, लेकिन एक तरह से यह कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल दोनों एक ही रास्ते से पैदा होते हैं, यानी किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का शुरुआती चरण नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग अंत हो सकते हैं। इन दोनों में फर्क तारे का द्रव्यमान तय करता है। अगर तारे का कोर का द्रव्यमान 3 से कम या 3 सूरज के बराबर है तो यह न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा, और अगर 3 सूरज से ज़्यादा है यानी 4 या 5 सूरज के समान, तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होगा
कि यह और सिकुड़ कर ब्लैक होल बन जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में नहीं बदलता क्योंकि उसका द्रव्यमान पर्याप्त नहीं होता। जब द्रव्यमान 3 सूरज से ज़्यादा हो जाता है तो यह गुरुत्वाकर्षण के दबाव में ब्लैक होल में बदल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि ब्लैक होल, जिसे अंतरिक्ष का दानव भी कहा जाता है, उसका जन्म कैसे होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। इसका निर्माण विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। ब्लैक होल मुख्य रूप से एक विशाल तारे के जीवन के अंत में बनता है। जब एक बहुत विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगता है। इस ढहने की प्रक्रिया को सुपरनोवा कहा जाता है। इस सुपरनोवा में तारा एक जोरदार विस्फोट के साथ अपने बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। तारे का बचा हुआ कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के दबाव में सिकुड़ता जाता है। जब यह कोर इतना घना हो जाता है कि कोई भी भौतिकी का नियम वहाँ काम नहीं कर पाता तो एक ब्लैक होल बन जाता है, या फिर इसे एक ब्लैक होल की उपाधि दी जाती है। इस क्षेत्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता। ब्लैक होल की सबसे खास बात इसकी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह अपने आसपास की हर चीज़ जैसे गैस, धूल, तारे और यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपनी ओर खींचता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस सीमा को पार करने के बाद कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। इसी कारण ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि यह अपने आसपास के समय और स्थान को मोड़ देता है, जिससे समय का प्रवाह धीमा हो जाता है। यह माना जाता था कि ब्लैक होल हमेशा के लिए रहते हैं क्योंकि कुछ भी उनसे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन स्टीफन हॉकिंग नामक वैज्ञानिक ने हॉकिंग रेडिएशन नामक एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे कणों और विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान खोता रहता है। जैसे जैसे ब्लैक होल का द्रव्यमान कम होता है वह और भी तेज़ी से रेडिएशन छोड़ता है। बहुत लंबे समय के बाद जब ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान खत्म हो जाता है तो वह पूरी तरह से वाष्पित होकर अंतरिक्ष में एक जोरदार विस्फोट के साथ गायब हो जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि एक सामान्य ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित होने में ब्रह्मांड की वर्तमान आयु यानी 13.8 अरब साल से कहीं अधिक समय लगेगा। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि इवेंट होराइजन के पार जाने के बाद प्रकाश भी ब्लैक होल से बचकर नहीं आ सकता। तो क्या अगर सूरज का प्रकाश ब्लैक होल में चला जाए तो ब्लैक होल प्रकाश सहित सूरज को भी अपनी ओर खींच लेगा या हमारा सूरज प्रकाश विहीन हो जाएगा? अगर हम कल्पना करें कि सूरज का प्रकाश किसी ब्लैक होल की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? अगर प्रकाश ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर लेता है तो वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। यह प्रकाश ब्लैक होल के अंदर मौजूद विलक्षणता यानी कि सिंगुलरिटी नामक एक अत्यंत छोटे और सघन बिंदु में समा जाएगा। अगर सूरज का प्रकाश इवेंट होराइजन में चला गया तो प्रकाश तो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक होल सूरज को भी खींच लेगा। ब्लैक होल किसी भी वस्तु को तभी खींचता है जब वह वस्तु उसके इवेंट होराइजन के काफ़ी करीब आ जाए। सिर्फ प्रकाश का ब्लैक होल में जाना सूरज को खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज को खींचने के लिए सूरज को ही ब्लैक होल के काफ़ी पास जाना होगा। तो क्या इससे हमारा सूरज प्रकाश विहीन हो जाएगा? नहीं, हमारा सूरज प्रकाश विहीन नहीं होगा। सूरज लगातार प्रकाश और ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। अगर सूरज का कुछ प्रकाश किसी ब्लैक होल में चला भी जाए तो भी सूरज से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सूरज से निकलने वाला प्रकाश अरबों खरबों किलोमीटर तक जाता है और इसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा ही किसी दूर के ब्लैक होल में जा सकता है। संक्षेप में, प्रकाश का ब्लैक होल में जाना सूरज को प्रकाश विहीन नहीं करेगा और न ही यह सूरज को खींचने का कारण बनेगा। ब्लैक होल तभी किसी वस्तु को खींचता है जब वह वस्तु उसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा यानी कि इवेंट होराइजन में आती है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर की एक अदृश्य सीमा है
यह कोई भौतिक सतह नहीं, याद रहे कि यह कोई भौतिक सतह नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक रेखा है जो एक ऐसा बिंदु है जिसके पार जाने के बाद किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि प्रकाश के लिए भी वापस लौटना असंभव हो जाता है। इवेंट होराइजन वह जगह है जहाँ ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वहाँ से बचने के लिए प्रकाश की गति भी, जो ब्रह्मांड की अंतिम स्पीड है, वो भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए जो भी वस्तु या कण इस सीमा को पार कर जाता है वह हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाता है। इस सीमा के पार होने वाली कोई भी घटना बाहर के किसी भी पर्यवेक्षक को कभी दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि उन घटनाओं से निकलने वाला प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता। इसी वजह से ब्लैक होल को ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि वे कोई प्रकाश उत्सर्जित यानी रिफ्लेक्ट नहीं करते, और इसी वजह से इसे अंतरिक्ष का अदृश्य दानव भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में जो सभी ब्लैक होल के मुकाबले कहीं अधिक बड़ा होता है और जो हमारे अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में भी स्थित है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल की और जानेंगे कि पहले क्या बना, सुपरमैसिव ब्लैक होल या गैलेक्सी। तो इसका जवाब अभी तक खगोलविदों के लिए भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन रिसर्च से दो बड़े सिद्धांत सामने आए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत कहता है कि बिग बैंग के बाद जब पहले तारे और गैस के बादल बने तो उनमें से कुछ विशाल तारे जल्दी मर गए और बहुत बड़े ब्लैक होल बन गए। ब्लैक होल आसपास की गैस, धूल और तारों को खींचते खींचते और बड़े होते गए। उनके गुरुत्वाकर्षण ने गैस और तारे को इकट्ठा कर गैलेक्सी का ढांचा बनाया, यानी गैलेक्सी ब्लैक होल के चारों ओर बनी। लेकिन वहीं पर इसका दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि पहले बड़े बड़े गैस और डार्क मैटर के बादल गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़कर गैलेक्सी बने और गैलेक्सी के केंद्र में गैस का घना क्षेत्र बना, जहां तारे पैदा हुए और बड़े तारे फटकर ब्लैक होल में बदल गए। समय के साथ ये ब्लैक होल गैलेक्सी के केंद्र में इकट्ठा होकर सुपरमैसिव ब्लैक होल बने। लेकिन ये कहानी ठीक वैसा ही है जैसे मुर्गी और अंडे का, कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन आज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम सजिटेरियस ए स्टार है, और यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को खा नहीं रहा, बल्कि गैलेक्सी के सभी तारों को अपनी ग्रेविटी पुल से जोड़े हुए हैं, जिससे हमारी पूरी गैलेक्सी का संतुलन बना हुआ है। आइए अब जान लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम यानी सूर्यमंडल का निर्माण कैसे हुआ। हमारा सूर्यमंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल घूमते हुए धूल और गैस के बादल से बना था, जिसे सौर निहारिका या सोलर नेबुला कहते हैं। इस प्रक्रिया को निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में हमारे सौर मंडल की जगह पर एक बहुत बड़ा ठंडा और धीमा घूमने वाला गैस और धूल का बादल था। किसी पास के सुपरनोवा की शॉक वेव या किसी और घटना के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण ने कणों को एक दूसरे की तरफ खींचा, यह प्रक्रिया तेज हो गई। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, उसकी घूमने की गति तेज होती गई। इस तेज घुमाव के कारण बादल एक चपटी घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। डिस्क का 99% से ज़्यादा हिस्सा उसके केंद्र में जमा हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण शुरू हुआ। इस डिस्क के केंद्र में इकट्ठा हुई गैस और धूल का दबाव और तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब यह तापमान और दबाव एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया, तो यहाँ नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलने लगे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। इसी तरह हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। इस डिस्क के बाकी बचे हुए 1% हिस्से में छोटे छोटे धूल के कण थे। ये कण गुरुत्वाकर्षण और आपसी टकराव के कारण आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए। इस प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं, जिसके कारण सूर्य के पास का क्षेत्र बहुत गर्म था और वहाँ केवल चट्टानी पदार्थ और धातुएं ही ठोस रह सकती थी। इसलिए यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी और छोटे ग्रह बने और सूर्य से दूर का क्षेत्र ठंडा था।
यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, पानी और अन्य गैसें भी बर्फ के रूप में जम गई। इन पदार्थों के जुड़ने से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल गैसीय और बर्फीले ग्रह बने। इस तरह सूर्य और सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह एक ही बादल से एक ही समय में बने। लेकिन एक और थ्योरी के मुताबिक एक बहुत बड़ा ग्रह जो सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और जब वह सूर्य के पास से गुजरा तो इससे सूर्य पर भारी भूकंप आया, जिससे सूर्य के कई टुकड़े हो गए और आगे चलकर यही टुकड़े सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, जिन्हें आज हम ग्रहों के रूप में जानते हैं। और इस थ्योरी को टाइडल थ्योरी या ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। यह 20वीं सदी की शुरुआत में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब इसे वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सही नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी कुछ कमियां हैं। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के टुकड़ों से बने होने चाहिए। इसका मतलब है कि सभी ग्रहों की रासायनिक संरचना सूर्य जैसी होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संरचनाएं बहुत अलग अलग है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और मंगल जैसे आंतरिक ग्रह चट्टानी है, जबकि बृहस्पति और शनि जैसे बाहरी ग्रह मुख्य रूप से गैसों से बने हैं। यह अंतर इस सिद्धांत के खिलाफ जाता है। एक और बड़ी समस्या यह है कि ऐसा बहुत ही कम संभावना है कि कोई इतना बड़ा तारा सूर्य के इतना करीब से गुजरे कि ऐसा हो सके। ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ऐसी घटना लगभग असंभव है, जो इस सिद्धांत को गलत साबित करती है। आज वैज्ञानिक समुदाय में निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस को ही सौरमंडल के निर्माण का सबसे सटीक और व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल माना जाता है। यह सिद्धांत ग्रहों की संरचना, उनके घूमने की तरीके और हमारे सौरमंडल की कई अन्य विशेषताओं की बेहतर व्याख्या करता है। अब हमारे सौरमंडल, ग्रहों और पृथ्वी का जन्म हो चुका है, तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह एक जटिल और दिलचस्प सवाल है जिसका पूरी तरह से स्वीकृत और पुष्ट जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हालांकि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत को एबायोजेनेसिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि निर्जीव रासायनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसे जानेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। और वीडियो का अगला भाग जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।